वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो हमारे लिए अगर सामान्य भाषा में बात करें तो गैसों का एक मिश्रण जो है वो वायुमंडल कहलाता है, जिसमें विभिन्न गैसें भिन्न भिन्न अनुपातों में जो है वो मिश्रण के रूप में पाई जाती हैं। परंतु अगर थोड़ा और कॉन्सेप्ट की बात करें तो वायुमंडल जो है वो हमारे अर्थ के चारों ओर एक लिफाफे की तरह चिपका हुआ है। लिफाफे के अंदर आप एक अर्थ को मान सकते हैं, वो वायुमंडल है। या एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखेंगे, वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारी पृथ्वी के चारों ओर है। आप ध्यान रखेंगे गैसों का जो अनुपात है वो पृथ्वी के पास ज्यादातर पाया जाता है, ऊपर जाने पर गैसों का फैलाव अधिक हो जाता है। तो तीन बातें, वायुमंडल क्या है, गैसों का मिश्रण है, मिक्सचर है गैसेज का। दूसरी बात, एक लिफाफे की तरह अर्थ के चारों ओर है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात यह कि वायुमंडल या गैसों का मिश्रण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारी पृथ्वी के चारों ओर चिपका हुआ है। अब वायुमंडल में बात करें तो दो प्रकार से वायुमंडल को पढ़ा जाता है। एक तो है वायुमंडल का संगठन, जिसको आप कॉम्पोजिशन बोलते हैं। वायुमंडल का संगठन या कॉम्पोजिशन क्या है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है वायुमंडल की संरचना, जिसको आप क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। कई बार विद्यार्थी जो संरचना है उसको संगठन परतें संरचना में आएंगी। हम नीचे से पढ़ेंगे शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। ये संरचना का पार्ट है। जबकि वायुमंडल बना किनसे है, ये संगठन का पार्ट है। और वायुमंडल के संगठन में तीन प्रमुख चीजें हैं। पहली चीज है गैसें, जो बहुत बार पूछी जाती हैं, इनका अनुपात क्या है। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है जल वाष्प, वाटर वेपर। हमारी पृथ्वी के लिए एक प्राकृतिक कंबल जो पृथ्वी को अधिक गर्म और अधिक ठंडा होने से बचाती है, जल वाष्प। और तीसरा है धूल कण। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आकाश का नीला रंग दिखाई देना धूल कण का परिणाम है। परंतु इसे अब थोड़ा और डीप में बात करेंगे। तो संगठन में तीन चीजें हैं, गैसें, जल वाष्प और धूल कण। परंतु अगर संरचना की बात करें तो इसमें 5 परतें पाई जाती हैं। शोभ मंडल, समताप मंडल, और आजकल जिस प्रकार पेपर का ट्रेंड चल रहा है वो शोभ समताप ना देकर इनके अंग्रेजी के नाम हिंदी में लिखता है। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और लास्ट है बहिर्मंडल। शोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल को कहते हैं मीजोस्फेयर, आयन मंडल को आयनोस्फेयर और बहिर्मंडल को बोलते हैं एक्सोस्फेयर। चर्चा करेंगे। परंतु ये दो सामान्य चीजें हैं हमारे वायुमंडल की। वायुमंडल क्या होता है, एक अच्छी बात, इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखेंगे कि वायुमंडल के अंदर जो है, वैसे हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की ऊंचाई 10,000 किलोमीटर तक मानी गई है। अगर अर्थ के धरातल के ऊपर से बात करें तो लगभग 10,000 किलोमीटर तक ऊंचाई है। परंतु मानव के लिए 400 किलोमीटर का वायुमंडल ही उपयोगी है। ये एक और बात, हमारे लिए कितने किलोमीटर का वायुमंडल उपयोगी है मानवीय उपयोग के लिए, 400 किलोमीटर का। कुल लंबाई कितनी है वायुमंडल की, 10,000 किलोमीटर है भाई। दो बातें ये भी हम ध्यान रखेंगे वायुमंडल के अंदर कि कितनी लंबाई है, कितनी ये। अब पहले बात करते हैं गैसों की।
सूत्र ध्यान रखेंगे, सूत्र इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखेंगे। गैसें क्या क्या है? सबको पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा की गैस है। सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78.08% और ऑक्सीजन 20.94। एक बात, दोनों गैसें मिलकर पृथ्वी की गैसों का 99% से अधिक भाग अपने पास रखती हैं। दोनों गैसें मिलकर पृथ्वी का 99% से अधिक, क्योंकि कई बार आता है 99% से कम, 99% से अधिक, तो 99% से अधिक भाग ये दोनों गैसें अपने पास रखती हैं, ध्यान रखेंगे। तीसरी प्रमुख गैस है हमारे वायुमंडल की आर्गन, और चौथी है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक सभी को याद रहती हैं, परंतु इसके बाद की जो चार गैसें अगर क्रम में पूछ ली जाएं तो हमसे गड़बड़ होती है। उनका सूत्र ध्यान रखेंगे, नी ही ओ है। सिंपल सी बात, सूत्र है नी ही ओ है। नी मतलब नाम लिख ही दूं, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ऑक्सीजन, सॉरी ओजोन, ओजोन सॉरी, और लास्ट में है हाइड्रोजन। ये 8 गैसें हमारे वायुमंडल में प्रमुख रूप से विद्यमान है। इसके बाद 2 और याद करनी है तो ध्यान रख लेंगे, एक तो है जिनोन और एक है क्रिप्टॉन, एक है क्रिप्टॉन। ये 10 गैसें हमारे वायुमंडल में प्रमुख हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन 0.93%, ऑक्साइड 0.36%, 0.36%, ध्यान रखेंगे। नियोन 0.301, है 0.201, 0.201, 0.305, 0.406 और 0.405। ये इनका क्रम है, ध्यान रखेंगे भी, ये इनका क्रम है, ये अपने ध्यान रखेंगे कि किस किस मात्रा में ये पाई जाती हैं गैसें। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन। नी ही ओ है। अब ऑक्सीजन की मात्रा 120 किलोमीटर के बाद शून्य हो जाती है। एनसीईआरटी की बुक देखें तो 120 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, 0 हो जाती है भाई। प्रमुख बात ये ध्यान रखेंगे, हमारे वायुमंडल में जलने में सहायक है ऑक्सीजन, जलने में जो है वो सहायता प्रदान करती है ऑक्सीजन। ये जो गैसों के बारे में प्रमुख बात है। इससे जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जलवाष्प और धूलकण। जलवाष्प यानी वाटर वेपर, और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है धूलकण। हमें सिर्फ छोटी छोटी बातें ही ध्यान रखनी है। जलवाष्प मैंने बताया पृथ्वी का प्राकृतिक कंबल के रूप में कार्य करती है, हमारी अर्थ का नेचुरल ब्लैंकेट है, पृथ्वी का प्राकृतिक कंबल है जलवाष्प। दूसरी बात, जलवाष्प जो है इसकी औसत मात्रा
हमारे वायुमंडल में 2% है। कितने प्रतिशत है? औसत मात्रा 2% है हमारे वायुमंडल में। अगर सबसे अधिक जलवाष्प की बात करें, सबसे अधिक जलवाष्प की बात करें तो ये होती है 4%। और वो भी कौन से क्षेत्रों में? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, इक्वेटर पर, क्योंकि इक्वेटर पर जलीय भाग अधिक है, सूर्य की किरणें वहां अधिक पड़ती हैं, पानी भाप अधिक बनता है और उससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, बादल का बनना, मेघ होना, ये सब प्रोसेस जो है, तो सर्वाधिक आर्द्रता 4% भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है। परंतु सबसे कम जो आर्द्रता है, सबसे कम जलवाष्प की मात्रा, वो होती है 1%। कितने प्रतिशत? 1%। किन क्षेत्रों में ये ध्यान रखना है? एक तो मरुस्थलों के अंदर, उष्ण मरुस्थलों में, और एक दूसरी बात शीत प्रदेशों में। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो एरिया बर्फ से जमे रहते हैं वहां जल वाष्प नगण्य होती है या 1% के आसपास होती है। बहुत ही कम मात्रा में शीत प्रदेशों में जल वाष्प पाई जाती है। इंपॉर्टेंट कर लेंगे इसे इंपॉर्टेंट कर लेंगे शीत प्रदेशों में। तो 3-4 बातें ही। पृथ्वी का प्राकृतिक कंबल है जल वाष्प, औसत मात्रा 2% है, सबसे अधिक जल वाष्प भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में 4% पाई जाती है, सबसे कम जल वाष्प 1% मरुस्थलों में और शीत प्रदेशों में देखने को मिलती है भाई। दूसरा है धूलकण। पहली बात तो धूलकण में क्या क्या शामिल होता है? एक तो इसमें आते हैं नमक के कण, पुष्प पराग के कण, रेत जो उड़ रही है वायुमंडल में, रेत के कण, ये चीजें इसमें शामिल होती हैं। धूलकण का प्रमुख जो काम है वो है आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला दिखाई देना। परंतु इससे भी इंपॉर्टेंट बात, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देना, ये किसका परिणाम है? धूलकणों का। परंतु इससे भी इंपॉर्टेंट एक बात ध्यान रखेंगे, यहां कौन सा प्रोसेस कार्य करता है? प्रकीर्णन के कारण। धूलकणों पर प्रकीर्णन के कारण जो है वो रंग फैलता है और इससे हमें आकाश का रंग नीला और सूर्यास्त व सूर्योदय के समय लालिमा सी दिखाई देती है। ये धूलकणों के प्रकीर्णन का परिणाम है। तो तीनों फैक्टर ध्यान रखेंगे। पहले संगठन में गैसें, जलवाष्प और धूलकण, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अब हम अगले पर बात करते हैं, जिसका नाम है हमारी जो वायुमंडल है उसकी संरचना कैसी है। हम 5 प्रकारों पर बात करेंगे। चलिए, ये मान लीजिए अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर ये 5 परतों पर अपने बात करेंगे। ये अर्थ है और इसके एक तरफ हम देख रहे हैं 90 डिग्री है, सॉरी, एक तरफ है इसके 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा और एक तरफ है 90 डिग्री यानी ध्रुव।
हमारी पृथ्वी पर संरचना में 5 मंडल है और उसमें पहला मंडल है क्षोभ मंडल। उसमें पहला मंडल है क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर। पृथ्वी के धरातल से जो इसकी औसत ऊंचाई है, इसकी औसत ऊंचाई है वो है 13 किलोमीटर, वो है 13 किलोमीटर। परंतु भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर गर्मी अधिक पड़ती है, जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो अधिक ऊपर तक जाकर होती है। तो यहां जो है वो क्षोभ मंडल काफी अधिक ऊंचाई तक है 18 किलोमीटर और यहां पर है 8 किलोमीटर, जबकि औसत जो ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल किसके लिए प्रसिद्ध है ये अपने प्रमुख ध्यान रखेंगे। एक तो आप जितनी भी मौसमी घटनाएं देखते हैं, मौसमी घटनाएं जो देखते हैं, अब मौसमी घटनाओं में कौन कौन सी आप देखेंगे? चक्रवात का आना, मेघों का बनना, बादलों का गरजना, बिजली, संघनन, वाष्पीकरण, आंधियां, तूफान, वर्षा, ये सब मौसमी घटनाएं जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं, इसके ऊपर नहीं। तो क्षोभ मंडल को मौसमी घटनाओं की छत कहा जाता है, मौसमी घटनाओं की छत कहा जाता है। दूसरी बात, हमारी पृथ्वी पर सभी जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, ये चक्रवात, मेघ, बादल, सभी यही होते हैं। इसलिए क्षोभ मंडल को परिवर्तनीय मंडल भी कहते हैं, परिवर्तनीय मंडल भी कहते हैं। एक और बात, हमारी पृथ्वी पर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है। इधर ध्यान रखेंगे, हमारी पृथ्वी पर 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, या 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो कम हो जाता है। ये जो है सामान्य ताप ह्रास दर, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, सामान्य ताप ह्रास दर, ये क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती है, ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलती है। यहां जो भूमध्य रेखा पर जो ध्रुवों पर तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर -85 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि औसत -65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है ऊपर की ऊंचाई पर। अब क्षोभ मंडल, जो पहला मंडल था हमारा ये रहा ट्रोपोस्फेयर, इसके ऊपर है समताप मंडल जिसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। सामान्य लोगों को देखते हैं कि लोग कहते हैं कि इस मंडल के अंदर क्या है, इस मंडल के अंदर जो तापमान है वो समान रहता है, इस मंडल के अंदर तापमान जो है वो समान रहता है। परंतु ध्यान रखेंगे, इस मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ता है। अब क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच एक संक्रमण परत पाई जाती है, एक संक्रमण परत यानी ट्रांजिशन जोन पाया जाता है, जिसे बोलते हैं क्षोभ सीमा, जिसे बोलते हैं क्षोभ सीमा। और सभी सीमाओं की लंबाई 1.5 किलोमीटर होगी, 1.5 किलोमीटर होगी। भाई क्षोभ सीमा पर टेम्परेचर जो है वो पुनः 0 डिग्री हो जाता है। अब यहां तापमान बढ़ेगा,
क्यों? समताप मंडल में दो चीजें पाई जाती हैं। समताप मंडल जो है वो लगभग 18 से 50 किलोमीटर तक है, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है, इसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है, एक तो यहां मुक्ताब मेघ बनते हैं, दूसरा हमारी पृथ्वी पर जितने भी वायुयान या एयर जेट उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। एक ये बात भी ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, समताप मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है। समताप मंडल में क्या पाया जाता है? ओजोन मंडल पाया जाता है, और ओजोन मंडल की जो ऊंचाई है वो सर्वाधिक होती है 22 से 35 किलोमीटर के बीच में। और ये किसके लिए सहायक है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ओजोन मंडल के लिए हानिकारक गैस क्लोरीन या CFC है। इसके निचले मंडल में ओजोन मंडल, ऊपरी मंडल में समताप स्तर देखने को मिलता है। तापमान पुनः यहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। -45 से तापमान अब बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ओजोन मंडल सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, और जब वो किरणें वहां रुकेंगी तो उससे वहां गर्मी बढ़ेगी। तो इस कारण यहाँ तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या जिसे आप समताप मंडल कहते हैं, यहां हो जाता है। तीसरा मंडल है इसके ऊपर मध्य मंडल। अब मध्य मंडल यानी मीजोस्फीयर, इसकी प्रमुख जो विशेषता है वो ये है कि यहां तापमान पुनः घटना शुरू हो जाता है। तापमान पुनः घटकर -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है। ऊंचाई है 80 किलोमीटर। एक ही बात, 80 किलोमीटर तक, और तापमान पुनः क्या होता है? पुनः घटना शुरू होता है। इनके बदले पाई जाती है समताप सीमा। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में समताप सीमा पाई जाती है। यह भी 1.5 किलोमीटर लंबी या मोटाई में मिलती है सामान्य तौर पर। अगला मंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला मंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे कहा जाता है आयन मंडल। जिसे कहा जाता है आयन मंडल, और जिसकी ऊंचाई लगभग 400 किलोमीटर तक है। और आयन मंडल की प्रमुख विशेषता, यहां धनावेशित आयन पाए जाते हैं, और इसका सबसे प्रमुख जो उपयोग है वो है उपग्रहों को अगर कहीं छोड़ा जाता है, उपग्रहों को स्थापित किया जाता है, कृत्रिम उपग्रहों को, तो वो आयन मंडल में स्थापित किया जाता है। दो प्रकार की ध्रुवीय ज्योतियां यहां देखने को मिलती हैं। एक तो उत्तरी ध्रुवीय ज्योति, उत्तरी ध्रुवीय ज्योति, और एक है दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति। उत्तरी ध्रुवीय ज्योति और दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति, यानी जो उत्तरी गोलार्ध में नॉर्वे के पास दिखती है उसे बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस, और ऑस्ट्रेलिया कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। वहां की ज्योति का नाम है अरोरा ऑस्ट्रेलियस। और इन ज्योतियों को, इन ध्रुवीय ज्योतियों को सुमेर ज्योति भी कहा जाता है। एक और बात, आयन मंडल में 4 परतें मिलती हैं, नीचे D, E, F और G। 2 नाम बहुत बार आते हैं। एक तो E परत को क्या कहते हैं? E परत को बोलते हैं कैनेली हेवेसाइड परत। कैनेली हेवेसाइड परत। और F परत को बोलते हैं अपलेटन स्तर। D से D परत दीर्घ तरंगों का परावर्तन करती है,
ई लघु तरंगों का परावर्तन करती है। इनमें से जो एफ परत है वो दिन के समय लुप्त हो जाती है, रात्रि के समय दिखाई देती है। वो इतनी डीप बात हमें नहीं याद रखनी है, सामान्य तौर पर ध्यान रखना है। ई परत को बोलते हैं कैनेली हेवेसाइड परत और एफ परत को बोलते हैं अपलेटन स्तर। आयन मंडल में धनावेशित आयन पाए जाते हैं। उपग्रहों को यही स्थापित करते हैं। दो ध्रुवीय ज्योतियां दिखती हैं, अरोरा बोरियोलिस उत्तरी ध्रुव पर, अरोरा ऑस्ट्रेलियस दक्षिणी ध्रुव पर, और 4 परतें हैं डी ई एफ जी। ये आपका आयन मंडल। और चौथा मंडल है बहिर्मंडल। 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई में धीरे धीरे ब्रह्मांड में लुप्त हो जाता है ये यहां से। ये इतना ही जो बात है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वायुमंडल को लेकर, एक जो दूसरा हमारा मेन कंपोनेंट था हमारे अर्थ का। तो धन्यवाद। अगली क्लास में हम बात करेंगे तीसरे घटक पर जिसका नाम है जलमंडल। शुक्रिया।